प्रदीप नागर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायोमंत्र में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है पिछली वीडियो में हमने क्या किया है, 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कोशिका के इंट्रोडक्शन की बात की है और उसी के आगे हम आज बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत का कुछ मैंने बेसिक आपको बताया था और उसी के चलते आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए देखिए, कोशिका सिद्धांत की हमने बात की थी पिछली वीडियो में। हमने बात क्या किया था कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। जंतु कोशिका की बात आती है तो जंतु कोशिका की खोज एंटोनी और लिविनहुक ने की सन 1674 में। ठीक है, ये सारी की सारी हमने बात की थी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, इन सभी की हमने बारी बारी से जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाती है उन सब की बात पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। और अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम। कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके मेथियास स्लाइडेन व थियोडोर स्वान ने और मेथियास स्लाइडेन ने सन 1838 और 39 में पादप जो कोशिका सिद्धांत है ये दिया था। ठीक है, पादप और जंतु। पादप की बात करें हम तो पादप के बारे में बताने वाले हमारे पास में थे मेथियास स्लाइडेन, और थियोडोर स्वान की बात करें तो थियोडोर स्वान थे हमारे पास में जंतुओं के बारे में बताने वाले। ठीक है, तो इस कोशिका सिद्धांत में पादप के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, थियोडोर स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान जंतु के थे और मेथियास स्लाइडेन पादप के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत में, इन्होंने बताया इस सिद्धांत में कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से होती है, लेकिन ये सिद्धांत जो है पूर्ण तरीके से सही उत्पत्ति नहीं बता पाता है और गलत साबित हो जाता है। आगे कुछ टाइम बाद में एक आधुनिक सिद्धांत आता है, कोशिका का आधुनिक सिद्धांत आता है और उसकी खोज की थी किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। किससे होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है, लेकिन ये भी इतना सफल नहीं हो पाया। फिर बाद में कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, नगेली और रुडोल्फ विर्चो ने मिलकर कोशिका के बारे में नई नई बातें बताई। देखिए कौन कौन सी बातें बताई, उन्हीं को ही हम यहाँ पर जानने वाले हैं। क्या दोस्तों, जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सजीवों की जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सजीवों की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन, कोशिका भाई। क्या, कौन, कोशिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन होता है, कोशिका। आगे सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि कोशिकाएं या जीवन जो है, पादप या जंतु कोशिका जो बनी हुई है वो कैसे बनी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ध्यान रखिएगा, नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से। किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से। ध्यान रखना है, सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ, सजीवों में जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। बात करें कोशिका और क्या काम करती है, तो कोशिकाएं सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण भी करती है। क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण भी करती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मानव शरीर की अगर बात आती है तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाती है, लेकिन मानव शरीर में यहीं पे बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो वो अंडाणु हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई, अंडाणु हो जाती है। क्या, शुक्राणु और अंडाणु। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा, ये क्या है, दोनों की दोनों ही कोशिकाएं हैं। क्या है मेरे भाई, दोनों की दोनों कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये कोशिका जब इसमें प्रवेश करेगी तो क्या होगा, इसके लक्षण इसमें चले जाएंगे और ये क्या बनेगा, फिर बाद में जाके शिशु बनेगा, आपके एक बच्चा बनेगा। तो देखिए यहां से गुणों का स्थानांतरण हुआ या नहीं। ठीक है, ऐसे ही समझिएगा। आगे बात करते हैं, प्रत्येक कोशिका जीवन की निरंतरता के साथ
प्रत्येक कोशिका जीवन की निरंतरता के साथ क्या होती रहती है, उनका उद्गम और स्वभाव दर्शाती रहती है कि वो कहां से उत्पन्न हुई है और कैसी वो दिखती है। ठीक है, जैसा कि हम यहां पर एक कोशिका से बने थे। सबसे पहले ये शुक्राणु जो था, शुक्राणु ये इतना सा था बस, ठीक है, और अंडाणु ये ऐसा था। तो इस देखो कितनी छोटी थी और आज आप देख रहे हो कितना बड़ा शरीर है। ठीक है, तो निरंतरता के साथ क्या दर्शाती रहती है, उद्गम और स्वभाव को बताती रहती है। बात करें इस कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है, एक अपवाद है, और वो कौन सा है, देखो वायरस। कौन सा है, वायरस। और इसी की बात करें हम यहां पर वायरस के साथ साथ आरबीसी भी इस कोशिका का क्या है, अपवाद है। आरबीसी भी इस कोशिका का क्या है, अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्यों है, अब जानना जरूरी है कि ये अपवाद है तो क्यों है। तो देखिए यहां से, इसके अंदर, वायरस के अंदर स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। सबसे मेन चीज ध्यान रखना है, इसके पास में केंद्रक, अरे केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और आगे बात करें तो इसके अंदर जो हम कोशिकीय अवयव पढ़ते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद में जितने भी इसके अंग होते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग, वो सब इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए कोशिका अवयवों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। बात करें आनुवांशिक पदार्थ की, जेनेटिक मटेरियल की, तो डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए दोनों में से एक पाया जाता है। ज्यादातर आरएनए इसके अंदर मौजूद होता है। ज्यादातर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी कैसे है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता है मेरे भाई, क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक आएगा, हमारा टॉपिक है कि केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के प्रकार, केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, जो कि हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ससीम केंद्र की और असीम केंद्र की, ससीम केंद्र की और असीम केंद्र की। चलिए स्टार्ट करते हैं।